अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद कसूर। बच्चों, हम सेकंड ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हमने जो अपना शॉर्ट क्वेश्चन करना है वो है शॉर्ट क्वेश्चन 15.6। तो आइए अपने ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.6 हमने यहाँ पे करना है और क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने एक रिंग बनाया हुआ है। उस रिंग को हम भी यहाँ डिज़ाइन करते हैं कि लेट से हमारे पास कोई मैग्नेटिक कोर है इस तरीके से एक मैग्नेटिक कोर है और उसके ऊपर जो वाइंडिंग की गई है वो वाइंडिंग इस सेंस में की गई है कि यहाँ से एक वायर आ रही है और वो घूमने के बाद यहाँ पे इस तरह से मर्ज आउट हो रही है। और उसके बाद आगे लगाई गई है यहाँ पे एक बैटरी और उसके बाद यहाँ पे लगाया गया एक स्विच और ये पाथ कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर ना एक रिंग को वाइंड हुआ दिखाया है। तो हम भी यहाँ पे शो कर देते हैं कि लेट से ही हमारा जो है वो जो मैग्नेटिक कोर है वो यहाँ पे मौजूद है और इस जगह पे एक रिंग लगाई गई है, ठीक है। और ये रिंग यहाँ से इस पॉइंट से नीचे नहीं गिर सकती, ठीक है। सो यहाँ पे कोई सपोर्ट है जो इसको नीचे नहीं गिरने दे रही। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज्ड अ करंट इज एस्टेब्लिश्ड इन द कॉइल एंड द मेटालिक रिंग जंप्स अपवर्ड, व्हाई? तो भाई यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही आप स्विच एस को क्लोज करते हो तो ये जो मैग्नेटिक रिंग है ये ऊपर की तरफ जंप करता है। इसकी वजह क्या? तो बच्चों, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे उसका नतीजा क्या होगा? यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे करंट होगा इस डायरेक्शन में। अगर इस यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये वाली है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट ने इस डायरेक्शन में घूमना है। करंट ने इस डायरेक्शन में घूमना है तो नॉर्थ की तरफ बनना है, डाउनवर्ड। दैट मीन्स जैसे करंट यहाँ पे घूमेगा इधर नॉर्थ बनेगा जिसकी स्ट्रेंथ 0 से मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू यहाँ से 0 से मैक्सिमाइज होगी, इधर नॉर्थ बन रहा होगा तो इस जगह पे क्या बन रहा होगा? इस जगह पे बन रहा होगा साउथ। और साउथ की वैल्यू भी 0 से मैक्सिमम होके एक मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। बच्चों, जैसे ही करंट 0 से मैक्सिमाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम हो रही होगी तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और ईएमएफ इंड्यूस ऐसी होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगी। दैट मीन्स वो फ्लक्स चेंज को अपोज करेगी। सो जैसे ही यहाँ पे साउथ बड़ा होगा तो ये कॉइल का के ऊपर जो रिंग आपने लगाया हुआ है ये साउथ के सामने अपना साउथ बना लेगा और ऑपोजिट साइड पे बना लेगा नॉर्थ। तो इनके दरमियान में होगी रिपल्शन, जिसकी वजह से रिंग ऊपर की तरफ जंप करेगा। लेकिन जब करंट कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा तब कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, तब कोई ईएमएफ नहीं होगी और ना ही कोई इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। करंट के लिए जो ये वाला फार्मूला है, तो इस हिसाब से फिर उस वक्त कोई करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा जब यहाँ पे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन हो चुका होगा। सो रिंग क्यों जंप करता है उसके लिए इन तीनों फार्मूलाज का हमने हवाला दे देना है। उसके बाद क्वेश्चन का अगला पार्ट है वो ये, डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ द बैटरीज पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। तो बच्चों, अगर आप पोलैरिटी अब रिवर्स करते हो तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ जाता है। अब इसका मतलब है कि करंट अपनी डायरेक्शन इधर भी चेंज करेगा। अब करंट क्या करेगा? वो यहाँ से एंटर होगा और इस तरह घूमने के बाद इस पॉइंट से एग्जिट होगा। राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं तो अब नॉर्थ की तरफ बनना है, नॉर्थ अब ऊपर की तरफ बनना है। तो दैट मीन्स अब की बार नॉर्थ क्या होगा? अब की बार नॉर्थ बनेगा ऊपर की तरफ और साउथ बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो साउथ अब इस डायरेक्शन में बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक एस्टेब्लिश होगी, क्योंकि करंट भी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। अब ऊपर नॉर्थ बनेगा और नॉर्थ की वैल्यू जब स्विच ऑन करते ही ओपन होगी, वो बढ़ेगी, तो इस नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा और ऊपर की तरफ बन जाएगा साउथ। और इस नॉर्थ और साउथ की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और एक करंट घूमेगा। सो अगेन नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ रहे हैं तो दोबारा से क्या होगा? दोबारा से यही होगा कि ये रिंग अपवर्ड जंप करेगा। सो हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा है कि अगर आप स्विच को ऑन करते तो क्या होगा, तो हमने देखा रिंग अपवर्ड जंप करेगा। उसकी रीज़न एक्सप्लेन कर दी तीनों फार्मूलाज के रेफरेंस से। और अगर आप बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करते हो तो अगेन जब फ्लक्स ने चेंज होना है तो उसने उसको अपोज ही करना है, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं स्विच ऑफ करता हूँ
तो स्विच ऑफ करता हूँ तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि ये यहाँ से नॉर्थ खत्म हो रहा होगा, वीक होता चला जाएगा और वीक होते होते एक जीरो वैल्यू तक आएगा, यहाँ से साउथ भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, एक एक करके लाइंस गायब होना शुरू होंगी बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब चूंकि यहाँ पे इधर साउथ वीक हो रहा है और यहाँ नॉर्थ वीक हो रहा है, तो फिर रिंग क्या करेगा, फिर इस नॉर्थ के सामने साउथ बनाएगा और ऑपोजिट साइड पे नॉर्थ बना लेगा। सो जब करंट मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू पे आ रहा होगा तब होगी अट्रैक्शन, लेकिन जब करंट मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा होगा तब होगी रिपल्शन। ठीक है, सो इस बात को अपने फार्मूला रेफरेंस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है 15.7। 15.7 शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फिगर शोज अ कॉइल ऑफ वायर इन एक्स वाई प्लेन। ये कहा गया कि यहाँ पे बोर्ड से बाहर की तरफ एक्स एक्सिस आ रहा है, उसे बनाया इस तरह गया है कि ये एक्स एक्सिस है, असल में ये बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे बनाया गया एक वाई एक्सिस और इस एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में एक कॉइल को प्लेस किया गया। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई एक्सिस में एक कॉइल मौजूद है। दैट मीन्स अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे है इस तरफ और वाई एक्सिस यहाँ पे, तो जो कॉइल प्लेस की गई है वो इस तरह प्लेस की गई है। ठीक है, सारी बात है, डायग्राम 2D है तो उसमें थोड़े बनाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपने यही करना है कि एक्स वाई प्लेन यहाँ पे है और ये कॉइल भी उसी प्लेन के अंदर इस तरह से लाई कर रही है। ठीक है, ये इस तरह नहीं है, ये कॉइल इस तरह पड़ी हुई है। उसके बाद कहते हैं वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। तो भाई यहाँ पे इन्होंने जेड एक्सिस भी बनाया है, वो अपवर्ड है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो मूव कर रही है वाई डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी को हमने यहाँ शो कर देती है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अब यहाँ पे अराउंड विच ऑफ द 3 coordinates axis should the coil be rotated in order to generate an EMF and a current in the coil। तो बच्चों अगर आप EMF जनरेट करना चाहते हो तो फार्मूला लिखा हुआ है, आपको फ्लक्स चेंज करना है और फ्लक्स चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई की जगह पे आप क्या लिखोगे, वो लिखोगे -n डेल्टा बी ए कॉज ऑफ थीटा ओवर डेल्टा टी। अब बच्चों एरिया ऑफ कॉइल चेंज कर नहीं सकते आप, मैग्नेटिक फील्ड एक फिक्स्ड अप्लाइड है, तो आप चेंज क्या कर सकते हो, कॉस थीटा। तो इसका मतलब है जो ईएमएफ ने इंड्यूस होना है वो किसकी वजह से चेंज होना है, वो ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से चेंज होना है। तो बच्चों इसका मतलब है कि नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल चेंज होगा तो ही यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जनरेट होगी। तो इसका क्या तरीकाकार है बच्चों, देखो अगर मैं कॉइल को यहाँ पे इस तरह से प्लेस करता हूँ एक्स वाई प्लेन के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो अगर आप इस कॉइल को वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करोगे तो हर वक्त ही ये जो नॉर्मल टू द कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बच्चों अगर मैं इस कॉइल को जो कि एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है उसको मैं वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करता हूँ, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि हर वक्त ही जो नॉर्मल है वो हर वक्त ही इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे रहेगा। तो अगर ये हर वक्त ही 90 डिग्री पे रहेगा तो डेल्टा कॉस थीटा में हमेशा ही 90 डिग्री आना है, तो ना कोई चेंज इन फ्लक्स होगा, इवन फ्लक्स है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें चेंज भी नहीं आ रहा क्योंकि वो कॉइल जो है वो हर वक्त 90 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस पे रोटेट करने से जो है वो यहाँ पे कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा। अच्छा, अब अगर दोबारा देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और मैं कॉइल को रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। सो अब की बार अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये इस तरह से रोटेट करेगी। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नॉर्मल इधर बन रहा है वो इसके साथ साथ रोटेट करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। सो अब चूंकि एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, इस वक्त वो 90 डिग्री है, नॉर्मल डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना है 90। जब ये घूम के यहाँ पे आ जाएगी तो नॉर्मल इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एंगल 0। जब घूम के यहाँ पे आ जाएगी तो फिर से नॉर्मल अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल 90। और जब घूम के यहाँ पे आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और एंगल इस तरफ। दैट मीन्स एंगल की वैल्यू हर वक्त चेंज हो रही है और वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू भी हर वक्त चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं थी हुई, लेकिन एक्स एक्सिस पे अगर आप रोटेट करोगे एक्स एक्सिस के राउंड तो उस वक्त ये ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब देखते हैं कि क्या जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट करने से भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो भाई ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब अगर कॉइल को आप यहाँ पे रोटेट करते हो तो अभी भी हर वक्त एंगल कितना है, अभी भी हर वक्त एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि अगर आप जेड एक्सिस या वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉइल को रोटेट करोगे तो कोई चेंज इन एंगल नहीं हो रहा, कोई कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा। सो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पे रोटेट करने से कोई जो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करने से क्या होता है कि ये जो कॉइल है इसको चूंकि आप इस तरह रोटेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त एंगल चेंज हो रहा होता है, कभी 0 कभी 90 कभी 0 कभी 90 कभी 180। तो इस वजह से उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15.7 की बात कर ली। सारी बातें आपने एक्सप्लेन कर देनी फार्मूलाज रेफरेंस से।
बच्चों हर क्वेश्चन को आंसर करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि मैथमेटिकल वे में आंसर करो। सो समटाइम मैथमेटिकल इक्वेशन जब लिखी होती है एग्जामिनर आपका क्वेश्चन का आंसर पढ़ता भी नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम न्यूमेरिकल्स देख के जो फार्मूलाज हैं ये देख के नंबर लगा देता है। लेकिन अगर आपने फार्मूला नहीं दिया और आप सिर्फ लिखे जा रहे हो तो एग्जामिनर को सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, और जब सारी बातें पढ़ेगा तो आपकी गलतियां भी निकलेंगी। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि हर चीज़ को मैथमेटिकल वे में आंसर करो। सिर्फ मैथमेटिक्स भी काफ़ी नहीं है, अल्फाज भी लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है 15.8। क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देर इज़ नो EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। तो भाई हमारे पास एक लूप है, ठीक है। लूप दोबारा से बना लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये लूप यहाँ पे है और अब की बार मैंने एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे बनाए हैं। तो ये जो क्वाइल है ये किस एक्सिस में लाई कर रही है, क्वाइल लाइज इन XY एक्सिस, XY प्लेन में लाई करती है। और जो उसका नॉर्मल है वो नॉर्मल किस तरफ है, वो नॉर्मल Z एक्सिस की तरफ है जो कि बोर्ड से बाहर की तरफ है। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल है ये किसके अलॉन्ग है, ये K के अलॉन्ग है। अच्छा क्या पूछा गया है, सो दैट देर इज नो EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। तो बच्चों अगर अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है पॉजिटिव X एक्सिस की तरफ या इवन पॉजिटिव Y एक्सिस की तरफ भी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप बेशक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कर लो। फार्मूला क्या है, फार्मूला है इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जिसे पहले की तरह आपने क्या लिख लेना है, माइनस एन डेल्टा बी ए कॉज ऑफ थीटा ओवर डेल्टा टी। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फार्मूले को इस तरह लिख लो, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी ए कॉस थीटा। तो बच्चों अब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और आप चाहते हो कि अभी भी EMF इंड्यूस ना हो तो कॉस थीटा जीरो कर दो। एरिया तो जीरो नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है चूंकि EMF कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सो EMF जीरो होगी अगर कॉस थीटा भी जीरो होगा। तो कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो बच्चों अगर आप इस कॉइल को यहाँ पे इस तरह से प्लेस करते हो कि ये इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ हो, वाई एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड, इस तरफ मर्जी हो, अगर ये कॉइल एक्स वाई एक्सिस में लाई करती है तो एक्स या वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं होना, क्योंकि इसका कॉस हमेशा ही कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किसकी बात कर ली है, शॉर्ट क्वेश्चन 15.8 की बात कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, 15.9 है, in a certain region the earth's magnetic field points vertically down when a plane flies due north which wingtip is positively charged। तो बच्चों एक रीजन है ज़मीन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लाई करती है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम टॉप व्यू ले रहे हैं, दैट मीन्स ज़मीन नीचे और हम ऊपर से देख रहे हैं, ज़मीन इस तरफ है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एयरक्राफ्ट की शेप कुछ इस किस्म की है कि यहाँ पे ये इसकी जो है वो टिप है और ये इसके विंग्स हैं, और ये एयरक्राफ्ट किस तरफ जा रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे क्या है, वेस्ट है। तो अब उसके बाद क्या कहा है कि विच टिप इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों आपको पता है जब ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी इस एयरक्राफ्ट के साथ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस तमाम के तमाम ही इस एयरक्राफ्ट के साथ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि इन तमाम मूविंग चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा FB इज इक्वल टू QV क्रॉस B, ठीक है। सो अब वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो है डाउनवर्ड, दैट मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, और फोर्स किस तरफ लगेगी, फोर्स इस तरफ लगेगी, दैट मीन्स इन तमाम चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो यहाँ पे बनाए हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स की ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इन तमाम चार्ज कैरियर्स के ऊपर एक फोर्स लगेगी किस तरफ, वेस्ट की तरफ। तो ये तमाम चार्जेस इधर जमा हो जाएंगे, मतलब मेजॉरिटी इनकी यहाँ जमा हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी इनकी डेफिशिएंसी। सो नतीजा क्या होगा कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसका लेफ्ट विंग जो कि वेस्ट की तरफ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और बच्चों ये बात याद रखना कि हमारी जो अर्थ होती है,
अर्थ में अगर आप कोई मैग्नेट रखते हो तो मैग्नेट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने मैग्नेट फ्री टू रोटेट रखा है, तो नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ सेट होता है और साउथ पोल की तरफ साउथ सेट होता है। दैट मीन्स अगर आप किसी थ्रेड से हैंग कर दो कहीं पे भी मैग्नेट को, तो उसका नॉर्थ हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक है। और बच्चों आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर किस तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसका मतलब है ये जो घूम के आती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर होती हैं और यहाँ से एग्जिट हो जाती हैं। तो इस तरह से एक लूप कंप्लीट हो रहा होता है। इसका मतलब है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, लेकिन बच्चों यहाँ पे इनटू जा रही हैं और यहाँ पे एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब है ज़मीन के नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ पोल इसलिए कहते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ तरफ पॉइंट आउट करता है, वरना एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। जो ज़मीन का नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होती है और किसी जगह पे नहीं होती। तो इसका मतलब है कि चूंकि किसी मैग्नेट में साउथ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही है और ज़मीन के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही हैं, तो इसका मतलब है जिसको हम मैग्नेट के नॉर्थ के पॉइंट आउट करने की वजह से नॉर्थ पोल कहते हैं, एक्चुअली वो ज़मीन का साउथ पोल होता है, ठीक है। सो बहरहाल हम इस पर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, शो दैट ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है EMF E, और हमने ये प्रूव करना है कि इनके यूनिट सेम है। तो बच्चों जो EMF है, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर Q, ठीक है जी। और जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वो होती है MA, और Q की जगह पे हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, ठीक है। चूंकि F इज इक्वल टू MA होता है तो उसकी जगह पे मैंने MA लिख लिया। चूंकि Q इज इक्वल टू IT होता है तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, IT लिख लिया है। अब यहाँ पे M, D, I और T ये जो है ये बेस यूनिट्स है, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। और बच्चों वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम के सेकंड, तो क्या बनते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप तमाम यहाँ पे यूनिट्स पुट कर लीजिए, तो जो E के यूनिट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे किलोग्राम मास के लिए, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के लिए क्या बनेंगे, मीटर, करंट के लिए क्या होंगे, एम्पेयर, और टाइम के लिए क्या होंगे, सेकंड। तो क्या यूनिट्स बने हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर, जो कि किसके इक्वल होते हैं, जो कि वोल्ट के इक्वल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो इसके यूनिट्स ड्राइव कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या जो दूसरी साइड है उसके भी यूनिट्स यही आते हैं। राइट हैंड साइड है और वो क्या है, वो है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब बच्चों चेंज के यूनिट्स भी वही होते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू के यूनिट होते हैं। अगर मैं फाई के लिए फार्मूला लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा BA cos थीटा ओवर डेल्टा T, ठीक है। अब बच्चों cos थीटा तो रेशियो है, उसके तो यूनिट्स नहीं होंगे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जगह पे लिखूंगा F ओवर IL, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या है आपको पता है, इसके लिए फार्मूला हमने ये यूज़ किया है कि जो F इज इक्वल टू ILB होता है, उसे B की जगह पे हम F ओवर IL पुट कर सकते हैं। तो ये पुट किया है, उस फार्मूले से भी मैं पुट कर सकता था, वहाँ से भी यही आंसर आना था। साथ लिखा हुआ है एरिया और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है टाइम डेल्टा T। तो बच्चों मैं डेल्टा को यहाँ पे हटा रहा हूँ क्योंकि डेल्टा का यूनिट्स में कोई काम नहीं है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T में डेल्टा ओवर डेल्टा अलग लिखे हुए मैंने क्योंकि इनका काम कोई नहीं यूनिट्स में। F की जगह पे फिर से MA लिखा जाएगा, एरिया की जगह पे L स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पे I है और I के साथ क्या मौजूद है, फिर से एक और लेंथ मौजूद है और टाइम मौजूद है। तो इसका मतलब है एक लेंथ इससे कट जाएगी और देखिए कि आंसर फिर से सेम वैसा ही आ रहा है, और वो क्या है, वो है MAL ओवर IT, जिसके यूनिट्स पुट करो तो मास के किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ के मीटर, करंट के एम्पेयर, टाइम के सेकंड, जो कि क्या बन जाते हैं, जो कि बन जाते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर, जो कि फिर से किसके इक्वल आएंगे, वोल्ट के इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया है कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स के डायमेंशंस इक्वल हैं। तो इसलिए जो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T है उसमें एन डायमेंशन लेस है, तो वो फार्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, आगे इसकी डायमेंशंस भी लिख सकते हो आप।
ओके जी, शॉर्ट क्वेश्चन 15.11 When an electric motor such as electric drill is being used, does it also acts as a generator? If so, what is consequence of this? तो भाई मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है वो भी डीसी मोटर ही है। यहाँ पे इस चैप्टर में डीसी की ही बात हो रही है, एसी मोटर्स हमारी बुक में नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक डीसी मोटर है जिसकी बहुत सारी कॉइल्स में से जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनमें से एक नंबर ऑफ टर्न बनाया है, और यहाँ पे है कम्यूटेटर, और ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे मौजूद है कार्बन ब्रश, ठीक है, और यहाँ पे आपने बैटरी लगाई हुई है। सो अब जो आपने बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज क्या है? उसका वोल्टेज है V। तो बच्चों जब ये रेस्ट पे होगी, दैट मीन्स ये रोटेट नहीं कर रही होगी, तो उस वक्त जो इसमें करंट फ्लो करेगा कॉइल में वो होगा V/R के हिसाब से। लेकिन बच्चों जब ये फुल स्पीड गेन कर लेगी, और यहाँ पे जो है वो जारी बात है कि यहाँ पे ड्रिल आउटपुट है कि जिस चीज़ को घुमाना है वो लगी हुई यहाँ पे। तो बच्चों अब जैसे ही मैं इस कॉइल को घुमाना शुरू करूँगा, जब ये फुल स्पीड गेन कर लेगी तो ये वैसे ही एक्ट करेगी जैसे बैटरी नहीं कनेक्ट बल्कि कोई इंजन कनेक्ट है जिसको घुमा रहा है। तो जब इंजन घुमाता है तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है जनरेटर बन जाता है। सो बच्चों उस जनरेटर का क्या काम होता है कि वो इस बैटरी के पॉजिटिव के सामने अपना पॉजिटिव बना दे और इसके सामने बना दे अपना नेगेटिव, और ये क्या हो जाती है? ये बन जाती है EMF। इसका नतीजा क्या होता है कि जब वो फुल स्पीड पे होती है या नॉर्मल स्पीड के ऊपर होती है तो उस वक्त जो करंट होता है वो V-E/R के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो लार्ज हो जाती है, और जब फुल स्पीड पे चल रही होती है तो जो करंट की वैल्यू है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों जब आप मोटर का बटन ऑन करके उसको रोक दोगे तो उस वक्त वो करंट ज़्यादा ड्रा करेगी, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और कॉइल के जलने का अंदेशा भी होगा। लेकिन अगर आप मोटर को घूमने दोगे तो वो खुद ही बैक EMF बना के जो है वो जो EMF जनरेटर की तरह बना के वो अपने नेट करंट को कम कर लेगी, और उससे कॉइल जलेगी भी नहीं और इसके अलावा बिल भी कम आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 15.12 15.12 कैन अ डीसी मोटर बी टर्न इनटू डीसी जनरेटर, व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन? तो भाई बिल्कुल बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। दोबारा से बना लेता हूँ मैं यही डायग्राम। ये नॉर्थ है, ये है साउथ किसी यू शेप्ड मैग्नेट का, और बच्चों दरमियान में लगी हुई है एक कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहाँ पे ये कॉइल आगे किसके साथ अटैच है? ये कम्यूटेटर्स के साथ अटैच है, ये कम्यूटेटर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है एक कार्बन ब्रश का सेटअप, और इधर लगी हुई है ये बैटरी, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने वो चीज़ लगाई हुई है जिसको आप घुमाना चाहते हो, ठीक है। ये कॉइल यहाँ पे घूम सकती है। सो बच्चों अब आपने करना क्या है? अब आपने इस डीसी मोटर को जनरेटर में कनेक्ट करना है। आपको पता है कि ये हमारा आउटपुट था मोटर के केस में, और ये क्या था? ये था इनपुट। तो बच्चों अब आपने क्या करना है? अब आपने आउटपुट हटाना है। आउटपुट की जगह पे क्या लगा देना है? इंजन लगा देना है एज एन इनपुट, इसे इनपुट के तौर पे लगा देना है। तो अब क्या होगा? अब इंजन इसको घुमाएगा, और बच्चों अब आपको यहाँ पे बैटरी नहीं लगानी, इनपुट हटा देना है, और यहाँ पे क्या लेना है? आपको आउटपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको EMF E जो कि बैक EMF वहाँ वाली थी, वो अब चूंकि इंजन घुमा रहा है इसको, तो वही वाली EMF आपको आउटपुट के तौर पे मिलेगी। सो क्या फ़र्क करना है? आपने मोटर से बैटरी हटा के वहाँ पे आउटपुट टर्मिनल्स लगा देने हैं, और जहाँ पे आपने मोटर का लोड लगाया था वहाँ से लोड हटा के इंजन लगा देना है जो कि इनपुट के तौर पे एनर्जी देगा। सो या आपको टर्बाइन कनेक्ट कर देनी है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से डीसी मोटर डीसी जनरेटर में चेंज की जा सकती है, ठीक है। ओके जी, 15.13 Is it possible to change the both area of the loop and the magnetic field passing through the loop and still not have an EMF induced in the loop? तो बच्चों जो EMF induced का फार्मूला है वो क्या है? वो है E = -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और फर्दर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो हमारे पास ये डेल्टा फाई है इसकी जगह पे लिखा जाएगा BA cos थीटा ओवर डेल्टा टी। और बच्चों उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करनी है और एरिया भी चेंज करना है, फिर भी EMF इंड्यूस नहीं होनी। तो इस फॉर्मूले को इस तरह लिख लेता हूँ, E = -n डेल्टा B डेल्टा A ओवर डेल्टा T इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों n 0 नहीं है, डेल्टा B भी 0 नहीं है, डेल्टा A भी 0 नहीं है, डेल्टा T भी इन्फिनिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वो है कॉस थीटा के। इसका मतलब है E 0 होगा इफ़
cos थीटा इज 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 या फिर 90 डिग्री। तो बच्चों अगर आप किसी जगह पे इस तरह से कोई कॉइल प्लेस कर देते हो कि कॉइल लेट से यहाँ पे उसका नॉर्मल बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अप्लाइड है या किसी भी और डायरेक्शन में इधर 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 इस प्लेन पे कहीं भी अप्लाइड है, तो नॉर्मल के साथ वो एंगल 90 बनाएगी। तो उस वक्त चूंकि cos थीटा 0 होगा तो बाकी जो मर्जी चीज़ें चेंज करते जाओ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। EMF जो फ्लक्स है वो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, तो EMF इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, ओके जी। 15.14 कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज्ड टू डिराइव एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर विद आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर हम यहाँ पे एक डीसी मोटर लगाएं, ठीक है, मोटर का एक एक्सल होगा जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा, आपने इस एक्सल को आगे कपल कर देना है एक जनरेटर के साथ। ठीक है, तो आपको पता है जनरेटर के अंदर क्या रिक्वायर्ड होता है, जनरेटर के अंदर एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो बच्चों इस जनरेटर से अब जो बिजली बनेगी ना, वो बिजली एक वायर के ज़रिए से वापस मोटर में फीड कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, एक दफ़ा मोटर को घुमाना है किसी मैकेनिकल सोर्स से, बेशक आप कोई जो है वो पुली लगा के इसको घुमा दीजिए। अब मोटर घूमेगी, उसकी जो शाफ्ट है वो जनरेटर की कॉइल को घुमाएगी, जनरेटर की कॉइल घूमेगी तो उससे बिजली बनेगी, और बिजली बनने के बाद वही बिजली आप मोटर को दोगे, मोटर उसी बिजली से फिर चलेगी, उससे फिर ये कॉइल घूमेगी और फिर जनरेटर बिजली बनाएगा और वो बिजली वापस मोटर को फिट कर दी जाएगी। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम एक्चुअली वर्क कर सकता है? तो आंसर है नो। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ आइडियल सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है, दैट मीन्स मोटर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जनरेटर की कॉइल की रेजिस्टेंस नहीं है, इस वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं किसी पार्ट में फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर ये सिस्टम खुद से काम करता रह सकता है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस अगर ना हो, एब्सोल्युटली जीरो हो जाए, फिर आप एक दफ़ा मोटर को घुमा दो और मोटर के घूमने से ये जो जनरेटर है ये बिजली बनाएगा, वही बिजली दोबारा इस मोटर को घुमाएगी, वो फिर जनरेटर को घुमाएगी, ये सिस्टम खुद से चलता रहेगा। लेकिन इवन आइडियल केस के अंदर भी अगर आपने इस जनरेटर से थोड़ी सी बिजली भी बाहर ली या आपने इस मोटर के साथ जनरेटर के अलावा कोई भी और चीज़ घुमाने के लिए लगाई, तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जो एनर्जी घूम रही होगी वो बाहर ड्रेन आउट हो जाएगी। और आपको पता है कि इस तरह का आइडियल सिस्टम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जो हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें फ्रिक्शन भी होती है, उसमें पार्ट्स की रेजिस्टेंसेस भी होती हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी है और मैकेनिकल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन भी है। तो इसका मतलब है कि जब जनरेटर बिजली बनाएगा तो जनरेटर तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं तब्दील कर देगा। उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती जनरेटर की। ठीक है, एफिशिएंसी कम होती है। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 में साइड इन्फॉर्मेशन में कहीं मुख्तलिफ चीज़ों की एफिशिएंसीज लिखी हुई है। तो भाई जो जनरेटर होता है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, सो अगर वो 100 जूल एनर्जी ले रहा है तो हो सकता है कि वो कोई 50 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाए। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप मोटर को फीड करोगे तो मोटर 50 जूल एनर्जी लेगी और हो सकता है उसमें से 25 जूल फिर से जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनाए। उस 25 में से 12.5 आगे आएगी, वो फिर इधर आएगी और फिर 12.5 के बाद यहाँ पे 6.25 एनर्जी आएगी और इस तरह से चंद एक रोटेशन के बाद ये सिस्टम डाई आउट कर जाएगा। तो इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो एक्चुअली वर्क नहीं कर सकता। इवन अगर आप यहाँ पे कहो कि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ट्रांसफार्मर लगा दिया आपने यहाँ पे और ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वो वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, तो आपको पता है पावर इनपुट आउटपुट से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप वोल्टेज स्टेप अप करोगे तो करंट स्टेप डाउन हो जाएगा। सो इसलिए पावर कभी ज़्यादा नहीं होगी और एनर्जी कभी बढ़ेगी नहीं। अगर आपने एनर्जी लगानी है तो एनर्जी के लिए यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई भी कर दो तो इक्वेशन फिर एनर्जी की बन जाएगी। तो इनपुट एनर्जी कभी आउटपुट एनर्जी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये सिस्टम खुद से वर्क कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है 15.14 की। अब हम उसके बाद यहाँ पे 15.15 की बात करते हैं। – 15.15 क्या है? A suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane. That means आपने यहाँ पे किसी स्पोर्ट के साथ एक मैग्नेट को हैंग किया हुआ है, ये धागा है और धागे के साथ आपने किसी मैग्नेट को बांधा हुआ है। लेट से मैं कहता हूँ कि इसका नॉर्थ डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है और साउथ अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, ये फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट, एक्सप्लेन व्हाई डज दिस अकर। तो भाई आपने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे आपने एक मेटालिक प्लेट रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रख दिया है, मेटालिक प्लेट रख दी है। तो मेटालिक प्लेट आप जैसे ही प्लेस करते हो तो ये सिस्टम डैम्प आउट हो जाती है इसकी ऑसिलेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब मैग्नेट दूर से करीब आ रहा होगा
दैट मीन्स इसका नॉर्थ दूर गया इससे, अब ये नॉर्थ कॉइल के करीब आ रहा है, मतलब इस प्लेट के करीब आ रहा है। इस प्लेट ने इसके सामने नॉर्थ और यहाँ पे बना लेना साउथ, और इसका मतलब है कि इस प्लेट के अंदर इस तरह से एडी करंट्स ने भी घूमना है, ये एडी करंट्स इस डायरेक्शन में भी घूमेंगे इस प्लेट के अंदर। सो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, इसलिए करीब आते हुए नॉर्थ को वो अपोज करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नॉर्थ इससे दूर जा रहा होगा, और जब ये दूर जा रहा होगा ये प्लेट क्या करेगी, प्लेट इसके सामने यहाँ साउथ बना लेगी और यहाँ क्या बना लेगी, नॉर्थ। अब ये मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगी, दैट मीन्स मैग्नेट करीब आ रहा है तो करीब नहीं आने दे रही, जब दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने दे रही। अब अगर नॉर्थ यहाँ बना है और साउथ यहाँ बना है तो इसका मतलब है जो करंट्स हैं उन्होंने इस तरह से घूमना है, और अब एडी करंट्स की ये डायरेक्शन होगी। सो इसका मतलब है कि अगर ये कॉइल इस प्लेट की तरफ आएगा तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, और जब अवे जा रहा होगा तो नॉर्थ के सामने साउथ बन रहा होगा। इसलिए ये प्लेट अपने अंदर EMF इंड्यूस करके इस जो मैग्नेट है उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उनको रोक देगी, इवन इफ दिस प्लेट इज नॉट मेड फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल। कॉपर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, स्लाइटली रिपेल होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इवन कॉपर भी होगा तो कॉपर से भी चूंकि ये करंट से इंड्यूस हो रहे होंगे तब भी डैम्पिंग होगी। हाँ, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आयरन या निकल रख दोगे फिर तो अट्रैक्शन की वजह से उसने रुक ही जाना है, लेकिन अगर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तब भी इसकी ऑसिलेशन ने रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है शॉर्ट क्वेश्चन 15.15 की। अब अच्छा ज़रा मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उनके आंसर कर दें। आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली टाइप कीजिए। शिराज कह रहे हैं कि डीसी मोटर और जनरेटर की सिमिलर कंस्ट्रक्शन होती है। जी बिल्कुल सिमिलर होती है। आमिर कह रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 15.7 रिपीट कर दें। बेटा रिप्ले कर लेना वीडियो, रिपीट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप रिप्ले कर सकते हो बाद में। बच्चों कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, रिपीट आप लोग खुद क्योंकि कर सकते हो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। अगर कोई क्वेश्चन है तो भी टाइप कर लें, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन और करवा दूँ। शॉर्ट क्वेश्चन 15.16 है, 4 अनमार्क्ड वायर्स emerge from a transformer, what steps would you take to determine the turn ratio? तो भाई एक ट्रांसफार्मर है जिसमें से 4 अनमार्क्ड वायर्स बाहर आ रही हैं इस तरह से, और आपको नहीं पता कि इनका कनेक्शन किस तरह से। चलें यहाँ पे बजाय मैं इधर लगाने के यहीं पे 4 वायर्स लगा देता हूँ। अब एक ट्रांसफार्मर के कहीं कॉइल वाइंड है और उसमें जो कवर है ना, कवर से ये 4 वायर्स बाहर आ रही हैं और आपने देखना है कि इनकी टर्न रेशियो क्या है। तो सबसे पहले तो आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वो ये कि यहाँ पे ये जो वायर है ये टर्न्स के बाद घूमने के बाद किससे कनेक्टेड है। क्या ये इसका वायर का दूसरा एंड ये वाला है, कि इस वायर का दूसरा एंड ये वाला है, या इस वायर का दूसरा एंड ये वाला है। तो सबसे पहले होगी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, और कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे एक बैटरी लगाओगे, बैटरी के साथ लगाओगे बल्ब, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स आएंगे। अब ये दोनों एंड्स को आपने एक को इधर लगाना है और एक को इधर लगाना है। अगर बल्ब ऑन होता है तो ठीक, नहीं ऑन तो ये वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। फिर आप उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे इसके साथ लगाओगे। अगर अभी भी बल्ब ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है ये एक वायर के दोनों सिरे नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। अब अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है ये वाले दोनों वायर्स है ना, ये दोनों वायर्स एक ही वायर के 2 एंड्स हैं। उसका मतलब है फिर जो ये वाली दोनों वायर्स हैं वो दूसरी वायर्स के 2 एंड्स हैं। इसका मतलब है आपने यहाँ पे 2 अलग-अलग कॉइल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक सेट ऑफ कॉइल के दोनों टर्मिनल ये वाले हैं और दूसरी सेट ऑफ कॉइल के दोनों टर्मिनल्स ये वाले हैं। अब किसी भी एक के ऊपर आप प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई कर दो, दैट मीन्स ये वीपी है, इसके ऊपर प्राइमरी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट के अप्लाई करो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करो। यहाँ पे आप अप्लाई कर दो सेकेंडरी वोल्टेजेस, और अब आप वीएस ओवर वीपी की रेशियो फाइंड आउट कर लोगे तो आपको एनएस ओवर एनपी की रेशियो मिल जाएगी, जो कि क्या होती है,
टर्न रेशियो होती है। इसका मतलब है आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना है कि कौन सी वायर्स एक ही कॉइल के दोनों सिरे हैं। तो जब आपने वो टेस्ट कर लिया, उसके बाद किसी भी एक कॉइल को प्राइमरी कह के उसके ऊपर प्राइमरी अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस अप्लाई करो और जो सेकेंडरी वोल्टेज पे आने वाली वैल्यू है वो मेजर कर लो, वीपी और वीएस ओवर वीपी मेजर करो तो एनएस ओवर एनपी का आंसर आपको मिल जाएगा और टर्न रेशियो पता चल जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है वो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, आज के मेरे लेक्चर का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर के साथ कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। फ़िलहाल खुदा हाफिज़।